नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए नगर पालिक निगम के सभापति और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भैया श्याम सुंदर सोनी जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। साय सरकार का पहला बजट आज पेश होगा, रहेगा नालंदा का शोर, होगा आय बढ़ाने पर जोर। महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच की मांग को लेकर सदन में आधे घंटे चली बहस। मूड़त ने कहा, बड़ी मछली पकड़ से बाहर। मंत्री बोले, मछली क्या मगरमच्छ भी पकड़ेंगे। आत्मानंद स्कूल होंगे शिक्षा विभाग के अधीन। कलेक्टरों की समितियां होंगी भंग। कलिंगा के 3 छात्र वीडियो बनाते नवा रायपुर जलाशय में डूबे, एक की तलाश। क्या लगता है भैया, नए सीएम के तौर पर साय सरकार का पहला बजट आज होगा पेश, नालंदा का शोर होगा, आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कैसी होगी सरकार? अब डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कितना लाभ होगा? देखिए, अभी नई सरकार जी चुनी गई है और निश्चित तौर पर जितनी चुनाव के टाइम में इन्होंने घोषणाएं की हैं जी उसमें अमल में लाने के लिए जी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जी निश्चित तौर पर महतारी वंदन योजना है, किसानों को जो 3100 रुपया धान का बोला गया है, जी इन सब के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर इनको बजट बढ़ाना पड़ेगा। जी और इस बार जो सब बताया गया है कि 1,30,00,000 करोड़ जी 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 जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा। जी और पहली बार मतलब छत्तीसगढ़ में अपने कोई मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत नहीं कर रहा है, पहली बार मतलब वित्त मंत्री खुद प्रस्तुत कर रहे हैं। जी तो हमारी अपेक्षाएं होंगी कि बजट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, सुविधाएं मिले। और ख़ासकर बजट का फोकस किसानों पे, मजदूरों पे, बेरोज़गारों पर और बढ़ती महंगाई को कैसे कम किया जाए, इसमें फोकस होना चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और यह लोगों का जो जीवन पोषण भरण है अच्छा उच्च स्तर का हो जाए और जो भी हमारे जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर उठें, ये बजट का लक्ष्य होना चाहिए। आपने महतारी वंदन योजना की बात कही। नगर निगम में आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह की स्थिति है, संशय की स्थिति बनी हुई है कि किसे उसका लाभ मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। उस बारे में कोई जानकारी हो तो स्पष्ट करें। देखिए, चुनाव के टाइम इन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक महिला को, शादीशुदा महिला को जो 21 साल से उम्र में बड़ी है, उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। पर सरकार बनने के 1-1.5 महीने बाद इन्होंने जो महतारी वंदन योजना का लाभ देने के बीच में जो क्राइटेरिया लगा दिया, जो शर्तें लगा दी, उससे हमारी माताएं बहनें बहुत परेशान हैं। जबकि इनके विजय शर्मा जी ने कहा था और सुंदरानी जी ने डिबेट में कहा था IBC 24 में कि प्रत्येक महिला को मिलेगा, चाहे वो रमन सिंह की मिसेस हो, चाहे भूपेश बघेल जी की मिसेस हो, चाहे मेरी मिसेस हो, सबको प्रत्येक महिला को मिलेगा। पर इन्होंने अब ये लगा दिया शर्त कि जो इनकम टैक्स पेई है उनको नहीं मिलेगा, जो सरकारी कर्मचारी उन्हें नहीं मिलेगा, जो बेचारा संविदा कर्मचारी उसको नहीं मिलेगा। तो फिर वो देंगे किसको? गिने चुने लोगों को देंगे। जनता को भ्रम में डालकर चुनावी वादे किए गए हैं। अब जनता समझ रही है कि भैया आपने चुनाव के टाइम में कहा था कि प्रत्येक महिला को मिलेगा, पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है इन्होंने महिलाओं को दिल को दुखाया है और महिलाओं के साथ छल किया है। तो इसका लोकसभा में चुनाव पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। भाई क्यों नहीं पड़ेगा? हर महिलाओं को जब ये फॉर्म भरवा रहे थे चुनाव के टाइम, लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा फॉर्म भरवाए गए कि आपको 12,000 रुपया मिलेगा। घर घर जाके फॉर्म भरवाए, लोगों को अपने प्रति वोट डालने के प्रति आकर्षित किया। तो निश्चित तौर पर महिलाएं हमारी बेचारी भोली भाली होती हैं और निश्चित तौर पर जो गरीबी की दौर से गुजर रही हैं, खासकर महिलाएं जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो मजदूरी करती हैं, घर में काम करती हैं, उनको तो एक बहुत बड़ा साधन हो जाता है का। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, उनके कपड़े हैं, उनको शिक्षा का स्तर है, सब देखने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित तौर पर आज के ज़माने में पैसा एक ऐसी चीज़ है जो एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है पब्लिक के बीच में। तो निश्चित हमारी भोली भाली महिलाएं उस लालच में आकर तत्काल इन्होंने फार्म भरवाया भाजपा के लोगों ने और तत्काल उसका फायदा मिला और भाजपा को वोट मिले। बिल्कुल। महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच की मांग को लेकर सदन में आधे घंटे चली बहस। क्या लगता है जिस तरह से चुनाव के पहले महादेव सट्टा ऐप को लेकर काफ़ी वो हुआ, ईडी भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद अब कार्रवाई तेज होगी या फिर अब शांत हो जाएगा? भाई देखिए, हम तो चाहते हैं अगर किसी ने अपराध किया है और लोगों का पैसा हड़पा है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार कई FIR हो चुकी हैं,
कई गिरफ्तारियां हुई, जी। पर अभी तक जो निष्कर्ष निकलना था वो निष्कर्ष नहीं निकला है। हम तो चाहते हैं सरकार अच्छे से छानबीन करे, और जो इन्होंने कहा कि बड़ी मछली बची हुई है तो बड़ी मछली का पता लगाएं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मगरमच्छ को पकड़ेंगे, तो निश्चित तो पकड़ना चाहिए भाई। हमारी जनता का पैसा चाहे दुबई में हो चाहे रायपुर कहीं में भी हो, कहीं भी हो, उन्हें पकड़ना चाहिए। और कहा भी जाता है कि दुबई में जो रवि उपल करके हैं 200 करोड़ रुपए खर्चा किए शादी में, उनको पता करना चाहिए ना भाई। तो सरकार इनकी है, अपनी जानकारी लें, पता करें कौन कहाँ है, सट्टा ऐप के आरोपी कहाँ छुपे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालें। अब तो सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, तो इन्हें तो पता लगाना चाहिए। अब सब कुछ संभव है, संभव है। हाँ, आत्मानंद स्कूल होंगे शिक्षा विभाग के अधीन, कलेक्टरों की समितियां होंगी भंग, 800 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में खर्च। क्या लगता है अभी जिस तरह से आत्मानंद स्कूल के, अब नाम को तो नहीं बदला गया, लेकिन कलेक्टरों की समितियों को भंग कर दिया गया, अब बोला जा रहा है कि शिक्षा विभाग चलाएगा आत्मानंद स्कूल। क्या होगी स्थिति, क्या ये सब करने से कुछ सुधार होगा? देखिए, कांग्रेस सरकार की जो सोच थी जी कि छत्तीसगढ़ का मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, आदिवासी का बच्चा जो गरीब है, जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़ पाता, या उसके माता पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण दाखिला नहीं दिला सकते, उनके भले के उद्देश्य के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने आत्मानंद स्कूल खोले, और निश्चित तौर पर उसका प्रभाव बहुत पड़ा। हमारे जितने गरीब बच्चे थे, जहाँ जहाँ आसपास स्कूल के लोग रहते थे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उन सारे बच्चों को आत्मानंद स्कूल में प्रवेश दिलाया गया और पढ़ाई का स्तर बढ़िया बढ़ाया गया। और आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल और आत्मानंद स्कूल में फ़र्क, वहाँ का जो बिल्डिंग का है या जो व्यवस्था है, उन बच्चों की सुविधाएं हैं, वो आत्मानंद स्कूल में सरकारी स्कूल की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। अगर ये सरकार फिर सरकारी स्कूल के माध्यम से आत्मानंद को डाल देगी तो वही रवैया हो जाएगा कि सरकारी स्कूल और आत्मानंद स्कूल में फर्क खत्म हो जाएगा और शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। तो मैं तो सरकार से चाहता हूँ कि जो जिला अधिकारी हैं, जो जिला के कलेक्टर हैं, अगर उनके अधीन दिया जाए, चूँकि वो प्रत्येक जिले में जिले का मालिक कलेक्टर होता है, तो निश्चित तौर पर उसकी देखरेख में अगर ये स्कूल संचालित होते हैं तो ये शिक्षा का स्तर ऊंचा रहेगा और स्कूल का नाम भी अच्छा होगा। आपको याद होगा कि पिछले बार जो टॉप 10 आए थे कोरबा में 7 बच्चे आत्मानंद स्कूल के थे। जी, वही तो बता रहा हूँ आपको। उसका शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया था। बड़ी पारदर्शिता थी, जो टीचर्स भी लिए गए थे परसेंटेज के आधार पे। उसमें बता दूं आपको, किसी का अप्रोच नहीं लगा। आत्मानंद स्कूल में आपको बता दूं मैं, सब कुछ किसी भी नेता का अप्रोच नहीं लगा। जो भी शिक्षक आए हैं, आपको बता दूं, अपनी योग्यता के दम पर आत्मानंद स्कूल में पाए हैं प्रवेश वो लोग। जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है उसका मेन कारण ये है कि उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया, न ही किसी अपने खास आदमी को उसमें शिक्षक बनाया गया। कांग्रेस की सोच थी कि इस शिक्षा संस्थान में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। जो अच्छे शिक्षक हैं, जो अच्छे जानकार हैं, अच्छे विशेषज्ञ हैं, वो टीचर बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमारे गरीब बच्चे, मजदूर के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। राहुल बोले भाजपा की राजनीति में 2 एजेंडे, नफरत बढ़ाओ, हिंसा फैलाओ। मोदी ओबीसी नहीं। किरण देव बोले राहुल की यात्रा से कांग्रेस को एक भी सीट मिलने वाली नहीं। क्या लगता है, आप लोग भी लगे हुए हैं, राहुल गांधी जी आने वाले हैं 11 और 12 को कोरबा जिले में। देखिए जी, राहुल गांधी ही हैं देश में विपक्ष के तौर पर जो लगातार भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और राहुल गांधी जो देश के लोगों के विकास के लिए, देश के लोगों के हित के लिए, देश के लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी की और अमित शाह की हिटलरशाही पूरी तरह से जारी है पूरे देश में। अभी वर्तमान में आपने देखा कि चंडीगढ़ में जो चुनाव हुए मेयर के, उसमें किस तरह से दादागिरी की गई कि वहाँ के इलेक्शन अधिकारी ने 8 मतों को अपने पेन से मतों को रद्द कर दिया और जो जीतने वाले प्रत्याशी नहीं थे उस प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। तो ये तो सरासर तानाशाही है और इसी के को लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी हत्या दोबारा ना हो। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर आप अपनी सत्ता के दम पर और सरकारी अधिकारियों के दम पर अगर आप चुनाव जिताते हैं तो जनता के साथ छल है, लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल। तो वो स्पष्ट कहाँ हो पाया कि जो जनता चाहती है वो फिर कहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं। अगर आप दादागिरी कर रहे हैं, अगर आप बीजेपी प्रत्याशी को हरा रहे हैं और जो प्रत्याशी जीतने वाला नहीं उसे जीत घोषित कर रहे हैं, तो सरासर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बिल्कुल।
सांसद की ओर मार्च कर रहे यूपी के किसानों को पुलिस ने लिया हिरासत में, फिर सड़कों पर किसान, नोएडा में महाजाम, टिकैत भी शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा में आंदोलन के चलते पुलिस ने कड़े किए सुरक्षा इंतजाम। देखिए, पिछले बार भी हमारे किसानों ने आंदोलन किया, लगातार एक साल तक आंदोलन चले, 700 किसानों की मौत हो गई। ये जो भाजपा की केंद्र में सरकार है, किसानों के लिए जो काला कानून लाया, 3 काले कानून लाए, उसको लेकर लगातार साल भर तक पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुए, पूरे दिल्ली को जाम किया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, कई लोग बेचारे आत्महत्या कर लिए, कई लोगों को अपने वहाँ जाके बीमारी से त्रस्त हो गए, बैठे बैठे मर गए। तो इस सरकार में संवेदनशीलता की कमी के कारण आज हमारा किसान दुखी है। और आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की पहली कांग्रेस की सरकार चुनी गई और उन्होंने सरकार बनने के पहले जो चुनावी वादे किए थे, किसानों को बोनस देंगे, किसानों का एमएसपी रेट बढ़ा देंगे, धान का मूल्य बढ़ाया, और लगातार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने अब 2018 से 2023 तक किसानों का पोषण किया, उनको उज्ज्वल भविष्य का कर्ज माफी की। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। और अभी जो भाजपा की सरकार ने कहा कि हम 3100 रुपये देंगे, तत्काल देंगे, नगद देंगे, आपको बता दूं अभी तक किसानों को 3100 रुपया नहीं मिला है, मात्र 2183 रुपया दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 900 कुछ रुपए जो बैलेंस है वो बाद में दिया जाएगा। अभी जो बजट में उसका प्रावधान कर रहे हैं लोग। तो निश्चित तौर पर अगर आप किसानों के साथ छल करेंगे तो आप एक ही बार रहेंगे। बिल्कुल काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती कहा जाता है। हाँ, तो निश्चित तौर पर अगर आप किसानों और मजदूरों और बेरोजगारों के साथ अगर आप छल करते हैं तो आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। गुरुवार को छत्तीसगढ़ गोंडवाना और संपर्क क्रांति राजधानी एक्सप्रेस रही रद्द। दिल्ली जाने समता एक्सप्रेस बनी आफत की ट्रेन। आप लोगों ने भी कोरबा के लिए जमीनी लड़ाई लड़ी है ट्रेनों को लेकर। अब डबल इंजन की सरकार है, अब कुछ व्यवस्थाएं सुधरेंगी। देखिए, हमारी जो रेलवे समिति रही है कोरबा की, हमारे वरिष्ठ जन रहे हैं, हमारे सभी भाजपा के लोग हों चाहे पत्रकार हों, सारे लोगों ने रेल की लड़ाई लड़ी। और निश्चित तौर पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगातार हम लोग भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार की बात करते हैं लोग, लगातार हमारी पूरी जनता रेल के कार्यों से त्रस्त है। आप कहीं भी जाते हैं, टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं, 2 दिन बाद आपको पता चलता है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। सिर्फ और सिर्फ इनका उद्देश्य है कोयला को, मालगाड़ी को बढ़ाना और पैसेंजर चाहे तकलीफ पाए चाहे दुख पाए, इनको सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा अडानी की गाड़ियां चलें, अडानी का कोयला का ट्रांसपोर्ट हो। आप जो पब्लिक की सर्विस होना चाहिए, जो जनहित में जो रेलवे जो काम करना चाहिए वो कहीं नहीं किया जा रहा है। आज कोरबा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप 1.5 साल से लगातार 5-5 घंटे 4-4 घंटे गाड़ियां आ रही हैं, लेट आ रही हैं, लगातार ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं। रेलवे जब सुविधा चाहता है अपने हिसाब से रेल चलाता है, उसको जनता की सुविधा से कोई मतलब नहीं। मालगाड़ियां कैसे निकले, कितनी आसानी से निकले, उस पर जरूर ध्यान। आप ये देखिए ना भाई, लगातार हमारे यहाँ 45 से 50 रेक निकल रही है डेली। वो कैसे निकल रही है? उनके लिए ट्रैक कैसे खाली होता है? हमारे लिए जनता की जो गाड़ियां हैं उनकी ट्रैक कैसे बंद हो जाता है? जहाँ भी संचालन होता है, मेंटेनेंस होता है, माल गाड़ियां चालू हैं, पैसेंजर गाड़ियां को रोक दिया जाता है, एक्सप्रेस को रोक दिया जाता है। तो भाई हमारा उद्देश्य ये है, जो जरूरत गाड़ियां हैं, जो बहुत ही इमरजेंसी गाड़ियां हैं, उनको ना रोका जाए, ये रोक दिया जाता है। आप बैठे रहिए, आप बस की सेवा कीजिए। हमारे कोरबा से बसों की ज्यादा सुविधा नहीं है, तो हमारी जनता तकलीफ पाती है और ज्यादा खर्चा करके टैक्सी करके उनको जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जनता का तो शोषण है ना। इसी प्रकार से अगर आप इतनी रेल सुविधाएं हैं, बोलते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, अच्छी रेल सुविधा देंगे, तो कहाँ सुविधा दे रहे हैं आप? तो लगातार हमारी जनता परेशान रेल के नाम से। बिल्कुल। 8 जिलों के स्कूलों में 42 करोड़ के घटिया फर्नीचर की सप्लाई पर जांच कहीं भी नहीं। सदन में बेलतरा विधायक ने उठाया मामला। क्या लगता है जिस तरह से डीएमएफ की राशि का बंदरबाट हुआ, कोरबा में भी हुआ है बताया जाता है। ईडी इस मामले को संज्ञान में ली है, एफआईआर करने की तैयारी में है। क्या लगता है कि क्या होना चाहिए ऐसे मामलों में? मैं तो बोला ना जी कि क्या है, सरकारी पैसे का कहीं दुरुपयोग किया जाता है जी, जिनके द्वारा किया जाता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए कि कहाँ पर डीएमएफ फंड के पैसे का दुरुपयोग किया गया जी। क्या है, सरकार ने डीएमएफ फंड इसलिए लागू किया था कि हमारे जो खदान प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लोगों को, उन आश्रित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। जैसे हमारे भू विस्थापित हैं, खदान के किनारे बसे लोग हैं जिनको स्थापित किया है इसी सेल से द्वारा, तो उनके लिए ये फंड निर्धारित किया गया था। पर हमारे जो
पूर्वत्व कलेक्टर रहे या वर्तमान कलेक्टर रहे, जो भी कलेक्टर रहे, उन्होंने इस योजना को ध्यान दिया नहीं और उस पैसे का दुरुपयोग किया है। सप्लाई में, जैसे पेपरों में छप रहा है, सप्लाई में 40% कमीशन लिया गया, घटिया सामग्री पर सप्लाई की गई, तो निश्चित तौर पर अगर और अपने चिन्हांकित खास लोगों को दिया गया। हाँ, और खास कर मैं बोलता हूँ, अगर ऐसा किया गया है, गलत काम किया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और बीच में आपने पढ़ा था कि रानू साहू के साथ कोरबा के कई अधिक जो सप्लायर हैं, कई लोगों के नाम पेपरों में छपे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज की गई है। तो निश्चित तौर पर अगर गलत काम हुआ है तो इसकी मैं चाहता हूँ निश्चित रूप से इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकार का पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पुलिस बताई ये सर्वे किस काम का, पिछले साल 24 ब्लैक स्पॉट थे लेकिन सुधारे नहीं, अब 25 हुए। एक्शन में सरकार, 56 दिन में PSC घोटाले में केस, कोल में ऑफलाइन व्यवस्था बंद। क्या लगता है ये सरकार बदलने के बाद, विधानसभा चुनाव के पहले PSC घोटाले, उसके बाद फिर ये ऑनलाइन जो 25 रुपये 27 रुपये पर टन वसूला जाता था, उस मामले को लेकर अब बंद कर दिया गया है ऑफलाइन व्यवस्था, अब ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा और 56 दिन के बाद PSC घोटाले में अब केस दर्ज किया जा रहा है। देखिए, अब ये PSC का जो मामला है जी, निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान इसलिए खींचा गया उस समय जी, कि भाई संबंधित अधिकारी हैं जी, जो उसके चेयरमैन हैं, जी, उनके परिवार हैं या कई अधिकारियों के बच्चे हैं, लगातार उन्हीं का नाम आया है, तो लोगों के मन में शंका पैदा हो गई। जी। पर हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपको कुछ शक है तो उसकी शिकायत कीजिए, दर्ज कीजिए मामला। बिल्कुल। उन्होंने नहीं किया। अब ये जो सरकार आई है तो ये EOW के द्वारा FIR करवाई है PSC के अधिकारियों के ऊपर, तो निश्चित तौर पर अगर गलत हुआ है उसकी जांच होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं गलत हुआ है तो निश्चित तौर पर मैं चाहता हूँ कि भाई हमारी जो गलतियाँ हैं उनके उजागर करे पब्लिक के सामने। सरकार का दायित्व बनता है। रहा कोयले के 25 रुपये टन वाला मामला, तो भाई सरकार बताएगी किसने लिया, किसने वसूला है, सरकार सबको बताएगी। और जिसने वसूला वो तो जेल में है। हाँ, जेल में है, वो तो पता चल चुका है, तो सजा भुगती रहे। और भी जो लोग जुड़े हैं उनको भी जेल भेजा जाए। बिल्कुल। कांग्रेस की तैयारी अंतिम चरण में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 2 दिन रहेंगे जिले में। क्या लगता है भैया, कोरबा जिले में 2 दिन रहेंगे, लोकसभा चुनाव सामने है, ज्योत्सना महंत जी सांसद है, कितना लाभ होगा लोकसभा चुनाव को लेके राहुल गांधी जी की यात्रा से? देखिए, राहुल गांधी के प्रति लोगों में बहुत आकर्षण है जी, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी के आने से जी, हमारी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर गांधी परिवार के प्रति लोगों में शुरू से आकर्षण रहा है, एक लगाव रहा है, निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। और चूंकि राहुल गांधी जनहित की बातें कर रहे हैं, व्यक्ति हितों की बात नहीं करते, जनहित की बातें करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, हमारे मजदूरों की बात कर रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए बात कर रहे हैं। तो उनका एक पक्ष है कि आप सरकार चला रहे हैं, न्याय संगत चलाइए, अन्याय मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को साथ दे रहे हैं, गरीबों पे आपका ध्यान और फोकस बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब भारत में अमीरी और गरीबी की दरार पड़ जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारा जो आर्थिक विकास है कमज़ोर पड़ जाएगा। आप लोगों ने देखा कि अभी हमारी भाजपा की सरकार ने इकोनॉमी के ऊपर श्वेत पत्र जारी किया, तो कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ब्लैक पेपर जारी किया। तो निश्चित तौर पर हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम जो सरकार निश्चित रूप से अगर अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, पर सरकार अगर हुकूमत चलाने लग जाए तो उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल। सियासत का धर्मपथ, राष्ट्रीय परिषद में होगी चर्चा। अयोध्या के बाद भाजपा मथुरा की ओर, श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव की तैयारी, मुस्लिम पक्षों से बात करेगी भाजपा, यूपी सरकार कानून बना सकती है। क्या लगता है भैया, जिस तरह से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजित हो चुके हैं, अब तैयारी है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो इतिहास पुरुष हैं उन्होंने जो खोज की है कि चाहे ज्ञान वापी मंदिर वाला मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, निश्चित तौर पर जैसा कि हमारी भाजपा की सरकार ने राम मंदिर का निर्माण करवाया और लोगों की जो एक आस्था थी भगवान के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, निश्चित तौर पर हमारा हिंदुस्तान ही नहीं अपितु हमारे विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानियों के दिल में भी भगवान राम बसे हैं। तो रामलला भगवान की प्रतिष्ठा हुई तो निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर थी। और साथ ही साथ
विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के दिल में खुशी थी। बिल्कुल। पर हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम राम के भरोसे या धर्म के भरोसे राजनीति करें। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये हो कि हम राम का नाम लेकर चुनाव लड़ें, लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव लड़ें, तो आपका ये लक्ष्य गलत है। बिल्कुल। भाई धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, सुविधाओं के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए 22 तारीख को रामलला प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम रखे कि अप्रैल में चुनाव है, लोगों को आकर्षण बढ़ेगा, भगवान राम के प्रति हम लोगों ने काम किया है, मंदिर बनाया है, तो निश्चित तौर पर लोगों में हमारे प्रति लगाव होगा। इस उद्देश्य से बहुत जल्दबाजी में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा रखी गई। हमारे जितने भी हिंदुस्तान के धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई जब तक मंदिर पूर्ण रूप से बन न जाए उसके उद्घाटन नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जब के ऊपर में ध्वज न रखा जाए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। पर चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत जल्दी थी कि भाई मुझे 22 तारीख को करना ही है, तो उन्होंने कर लिया। सत्ता में है, सरकार में है, हुकूमत है उनके पास, उन्होंने करके दिखा दिया। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा 19 प्रकरण रेत व 6 प्रकरण गिट्टी के, 15 दिन में रेत तस्करी के दर्ज किए गए 29 प्रकरण, 19 ट्रैक्टर जब्त। क्या लगता है इस तरह से अवैध रेत उत्खनन हो रहा है? आप निगम से जुड़े हुए हैं, आपको ठेकेदार लोग बताते होंगे कितनी समस्या होती है रेत को लेकर। देखिए लगातार एनजीटी के द्वारा जब 15 अक्टूबर के बाद रेत खदानें बंद कर दी जाती हैं जी, उसके बाद 4 महीने के बाद रेत खदानों को शुरू कर देना चाहिए जी। पर हाँ, इस सरकार जो है गंभीरता से इस ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित तौर पर काम सब चालू हैं, काम आज भी जारी हैं। आप जाके देख लीजिए, कोरबा में हजारों ट्रैक्टर चल रहे हैं, हर जगह काम जारी है, बालू पहुंच रही है, रेत पहुंच रही है। पर ये दिखावा करती है यहाँ की सरकार कि हम अवैध उत्खनन बंद कर देंगे, गिरफ्तारी कर देंगे, खुद की फीत तपाते हैं। चुनाव के टाइम में इन्होंने कहा था कि हम सरकार बनते साथ हम अवैध रेत उत्खनन बंद कर देंगे और नियमानुसार खदानों की नीलामी की जाएगी। जो निगम के क्षेत्र में है निगम को दी जाएगी, जो पंचायत स्तर में है पंचायतों को दी जाएगी। पर आज तक आपको बता दूं सिर्फ एक खदान को दिया गया है, वो चुईया खदान को दिया गया जो बालकों के पास है, उसमें भी विवाद चल रहा है। वहाँ के आधे ग्रामीण चाहते हैं कि खदान बंद कर दी जाए, आधे ग्रामीण चाहते हैं कि खदान चालू रखी जाए। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छे से लोगों को रेत मिल सके। आज 3500 कहीं 3000 कहीं 2500 रुपये ट्रैक्टर बालू मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर खदानें खुल जाती है नियमानुसार तो लोगों को 1000-1200 में बालू पहुंच कर मिल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि खनिज विभाग या पुलिस के लोग कहीं ना कहीं शामिल है पूरे सिंडिकेट में? भाई जो शामिल है तभी तो हो रहा है ना। अगर शामिल नहीं होंगे तो कैसे होगा? खुद खाली 19 प्रकरण दिखा के खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। क्या हर महीने दिखाने के लिए लोग दिखा देते हैं कि हम लोगों ने इतने ट्रैक्टर जब्ती किए, इतने मशीनें जब्ती की, फिर विज्ञप्ति जारी कर देते हैं और उसको छोड़ दिया जाता है। चालान लेके 10,000 15,000 रुपये चालान पटा के छोड़ दिया जाता है, फिर उनका काम चालू हो जाता है। तो निश्चित तौर पर इस पर कड़ाई होनी चाहिए, जनता को कम से कम पैसे में बालू मिल सके, इस बात को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। असियाने को जड़ने से बचाने प्रभावितों ने पूर्व राजस्व मंत्री से लगाई गुहार। 1320 मेगावाट वाले नए विद्युत संयंत्र में प्रभावित सिंचाई कॉलोनी दर्री बस्ती का मामला। क्या लगता है जिस तरह से अब सरकार बदलने के बाद लगातार बुलडोजर चल रहे हैं अवैध असियाने पर, क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए कि बदलापुर की राजनीति फिर शुरू हो गई है? क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार में जी हमारे पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी की सोच थी जी कि जो आशियाना बस चुका है जी, जो लोग 30 साल 25 साल 40 साल से रह रहे हैं जी, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो चाहे किसी उपक्रम की ज़मीन हो जी, उनके आशियाना को न तोड़ा जाए जी, उनको न उजाड़ा जाए जी। पर चूँकि अभी हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा 1320 मेगावाट के प्लांट का भूमि पूजन किया गया जी, और उसके विस्तार के लिए निश्चित तौर पर हमारे सीएसबी को ज़मीन की ज़रूरत पड़ी होगी जी। और उस क्षेत्र में कम से कम 150-200 घर बसे हुए हैं जी, दर्री थाने के सामने जी। तो निश्चित तौर पर अगर जगह की आवश्यकता होगी तो सरकार कोई अधिकार होता है जी कि सरकारी उपक्रम के लिए, चाहे वो निजी ज़मीन हो चाहे सरकारी ज़मीन हो चाहे वन विभाग की ज़मीन हो, उस ज़मीन का अधिग्रहण करके वहाँ उपक्रम स्थापित किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सीएसबी के अधिकारियों को लगा होगा कि यहाँ पर हमें ज़मीन की उपयोगिता लगेगी इस प्लांट के लिए, इसलिए उस परिवार को नोटिस दिया गया है। तो वो परिवार वाले
माननीय जय सिंह अग्रवाल जी के पास गए होंगे जी। कि भैया हमको घर तोड़ने का आदेश पर नोटिस मिल चुका है, कैसे करें। तो आदमी कहीं ना कहीं तो अपनी फरियाद लेके जाता है। तो निश्चित तौर पर भाई जय सिंह के पास अपनी फरियाद लेके लोग गए होंगे। जी जी बिल्कुल। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने लिया सरप्राइज जांच, मिली खामियां, सैंपल जांच के लिए भेजा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैंटीन में मिली खराब सब्जियां। भैया ये तो विषय है ही कि खराब सब्जियां मिली हैं, भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं कब सुधरेगी या फिर रिफर सेंटर बनकर रह जाएगा? देखिए, अब हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी जी, हमारे पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी, हमारी सांसद ज्योत्सना महंत जी ने लगातार प्रयास किया जी, और उसका प्रतिफल ये मिला कि कोरबा को मेडिकल कॉलेज मिला। जी बिल्कुल। कोरबा को मेडिकल कॉलेज मिला और मेडिकल कॉलेज में जो लोगों को सुविधाएं मिलनी थी जी, वो तत्कालिक मिलनी शुरू हुई। जी, पर अभी पता चल रहा है कि कुछ दिनों से जी, मेडिकल कॉलेज में जो कैंटीन है जी, वहाँ से जो खाना मरीजों को उनके सहयोगों को दिया जाता है जी, वो कोई बासी होता है, चावल का घटिया हो गया है, जी, साथ ही साथ सब्जियां भी नहीं थी। जी, और सबसे बड़ी बात है, जहाँ खाना बनता है जी, वहाँ पर साफ सफाई की कमी महसूस हुई जी, है। जी, जी, हमारे अधिकारियों ने आए हैं, जांच देखा है। जी। तो निश्चित तौर पर मैं चाहता हूँ कि आदमी का स्वस्थ जीवन में रहने के लिए स्वस्थ खाना होना जरूरी होता है। बिल्कुल। अगर आपका खाना स्वादिष्ट होगा, स्फूर्तिदायक होगा, तो स्वास्थ्य विटामिन जल्दी होगा, ठीक हो। जी, तो जी, स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा। बिल्कुल। यदि आप मरीज को गंदगी से बना हुआ खाना खिलाएंगे तो डॉक्टर दवाई देते रहेगा तो और वो आपको वैसे ही क्या रहेगा। फायदा होगा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर उसको पौष्टिक आहार मिलेगा जी, अगर मरीज को, तो निश्चित तौर पर उसकी बीमारी में जल्दी असर होगा और उसके इलाज भी बढ़िया होगा। एक बात तो है भाई, हमारे मेडिकल कॉलेज खुलने से जी, आपको बता दूं कि कुछ खामियां रहती, एक बात एक अलग है, जी, पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेडिकल कॉलेज में 117 डॉक्टर हैं जी, और हर विभाग के डॉक्टर हैं। हर विभाग में। और आपको बता दूं कि मैं 500 से 1000 ओपीडी डेली होती है। जी, और अभी हमारे डॉक्टरों ने कम से कम 2400 कुछ ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन किए हैं जी, जी, जी। और लोगों की जान बचाई है। जी। तो निश्चित तौर पर कुछ खामियां हैं, तो मेरा उनके डीन से या उनके प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह है कि जो कमियां हैं उनमें सुधार लाएं ताकि कोरबा का मेडिकल कॉलेज का नाम अपने छत्तीसगढ़ में अच्छा से लिया जाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, सबको नमस्कार।